गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो एक यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बोर्ड पे। आशुतोष ने पूछा है SO3 2 माइनस CrO7 2 माइनस SO4 2 माइनस एंड SO3 प्लस। पहले तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है हम चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा ये अपने आप पता लग रहा है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और दोनों रिएक्शन को हम हाफ रिएक्शन मेथड है, रिएक्शन को अलग करेंगे। SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस, और इसको भी हम बैलेंस करते चलते हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम 1 H2O जोड़ देंगे सेकेंड स्टेप में। और यहाँ पे हम जो है कि 2H प्लस जोड़ देंगे। अब चार्ज को बैलेंस करना है, इधर 2 माइनस है और इधर 0 है। इधर क्या है, 0 हो गया, 2 प्लस और 2 माइनस मिल करके क्या हो गया, 0 हो गया। तो इधर 2 माइनस ज्यादा है, तो चूंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन हमें इधर ही जोड़ना पड़ेगा। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम दूसरा वाला रिएक्शन लेते हैं, Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस। तो पहला काम करेंगे, एलिमेंट बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब फिर इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो इधर हमने 7H2O लगा दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। अब इसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 माइनस है और 14 प्लस है, यानी यहाँ पे कुल मिला के 12 प्लस बचा। यहाँ पे 12 पॉजिटिव है और यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमें 6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा Cr2 7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस, इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 प्लस एंड 7H2O। अब हमने चार्ज बैलेंस कर लिया। एक हमें यहाँ इक्वेशन 1 मिला, ये इक्वेशन 2 मिला बैलेंस। आशुतोष समझ में आया? ये समझ में आया? पहले हमने एक रिएक्शन यस सर। उसमें हमने जो है कि ऑक्सीजन बैलेंस किया, यहाँ ऑक्सीजन 3 था, यहाँ ऑक्सीजन 4 था, तो हमने 1H2O जोड़ा, यहाँ पे 2H प्लस कर दिया। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल हो रहे थे, मगर इधर माइनस ज्यादा हो रहा था, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया। फिर क्रोमियम वाला लिया हमने, यहाँ पे पहले क्रोमियम को बैलेंस किया Cr2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया 7H2O लिख दिया इधर। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया 14H प्लस, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दिया और चार्ज को बैलेंस कर दिया। चार्ज में क्या हुआ था, यहाँ था 14 प्लस और 2 माइनस था, तो 12 बच रहा था हमारे पास, और इधर 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमें 6 बराबर करने के लिए 6 निगेटिव यहाँ पे जोड़ना पड़ा। तो इस तरह से हमें दो बैलेंस इक्वेशन मिल गए। अब इसको इरेज करते हैं, नोट करना है तो वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया?
चलो अब यस सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ने से पहले क्या बताया था, अलजेब्रिक सम करना है तो हमें एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and then adding with equation 2 we get। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6SO3 2 माइनस प्लस 6H2O gives 6SO4 2 माइनस 12H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं नीचे वाली लाइन। अब इसको हमें ऐड करना है, इक्वेशन 1 के साथ 2 के साथ, Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्रोमियम 2 क्रोमियम 3 प्लस 7H2O। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल रहा था उसी फॉर्म में लिखेंगे। ये माइनस है 2 माइनस प्लस Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 6H2O है, यहाँ 7H2O है, और यहाँ 14H प्लस है, यहाँ 12H प्लस है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 2H प्लस इधर की साइड में लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कट गया, ये इसमें से घट जाएगा और इसमें से ये वाला घट जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस H2O। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिला। चार्ज को देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे 12 माइनस है, 14 हो गया यहाँ पे 2, और 14 में से 2 गया तो बचा 12। यहाँ पे 12 माइनस है, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे 12 और ये 6 है, तो यहाँ पे हमारा कुल बच रहा है 6, यानी इक्वेशन में चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, एलिमेंट बैलेंस है। देख लेते हैं, 6S इधर में, ओ यहाँ पे तो 3 रहेगा ना, 6S है, 6S है, 6 3 जा 18, 18 और प्लस 25, 6 24 24 25 ऑक्सीजन भी होगा, क्रोमियम 2 हो गया। सर कुछ मैं बताऊं? और एक मिनट रुक जाओ, 2H प्लस है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। बोलो क्या बोल रहे थे आशुतोष? आशुतोष आशुतोष अरे आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, क्या बोले? हेलो, चार्ज देखो, कुछ एक्सेप्शनल इक्वेशन होते हैं जहां पे चार्ज बैलेंस नहीं हो पाता है, और ये लिमिटेशन आप
रिएक्शन में हमने बताया था, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं भी कोई चार्ज छूटा तो नहीं है। हाँ बोलो आशुतोष। वहां हमने 20 करना था, 6 कर दिया। कहाँ पे हमने 6 कर दिया? अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करना था हमें। इक्वेशन 3 आपने multiply- हाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ पे जो है कि 3 से करते तो यहाँ पे h कितना था, यहाँ पे यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये तो 6 है ही। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ एक यहाँ पे जो है कि हो गया 3, और यहाँ पे 3h2, वहाँ 7h2 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा h प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना। अब चार्ज देखते, 3 टू जा 6, ये हो गया 6, और 2 8 हो गया, 8 प्लस हो गया 0, और 3 टू जा 6 माइनस 3 टू जा 6 प्लस, अब सही हो गया, दोनों बराबर हो गया। हम भी यही गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 6 6 हमने लिख दिया, अब सही हो गया, अब सही हो गया, देखो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सर अगर ये बेसिक मीडियम में होगा तब कैसे लगेगा? ये पहले बेसिक मीडियम में होगा ही नहीं, ये सल्फेट बन रहा है ना, यहाँ पे सल्फेट, इसी से हमने पकड़ लिया कि एसिडिक है ये। और दूसरी चीज और, जब मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, ये मेटल क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो ये एसिडिक मीडियम में ही है ये, समझ गया। अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो बेसिक मीडियम में पॉसिबल है, ऐसा आपने शायद एक करवाया भी होगा, ठीक है। और और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को बहुत चीजें पढ़नी है, बैलेंस करना सबको आ गया होगा, अब बैलेंस कराने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस कराने की जरूरत नहीं है तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है जितने भी क्वेश्चन है इसको सब लोग लगा लेगा, टाइप ऑफ रिएक्शन वगैरह हमने पढ़ लिया है। देखो ये जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, जो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड किए, तो इसका यूज हम लोग बेसिकली, जो रिडॉक्स रिएक्शन का यूज हम लोग टाइट्रेशन में करते हैं, ये हम लोग का एक प्रैक्टिकल है, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। वहां पे क्या होता है कि हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, एक अननोन सोल्यूशन होता है और एक नोन सोल्यूशन होता है, एक अननोन सोल्यूशन होता है और एक नोन सोल्यूशन होता है। तो जो अननोन सोल्यूशन होता है उसका हमें स्ट्रेंथ वगैरह नहीं पता होता है, लेकिन जो नोन सोल्यूशन होता है उसका स्ट्रेंथ हमें पता होता है, ठीक है। तो हम नोन सोल्यूशन की मदद से अननोन सोल्यूशन का जो है स्ट्रेंथ पता करते हैं। स्ट्रेंथ में क्या पता लगाते हैं, ग्राम पर लीटर में कितना मिला हुआ है। अब उसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें अननोन सोल्यूशन लैब में बना बनाया मिलता है। अननोन सोल्यूशन जो होता है उसको हम बैलेंस के ऊपर बैलेंस करके, जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या केमिकल बैलेंस के ऊपर बैलेंस करके एक नोन सोल्यूशन बना लेते हैं। जैसे सपोज कि हमें लैब के अंदर एक जनरली जो है ऑक्जेलिक एसिड और मोहर साल्ट मिलता है, ठीक है। तो हमें या तो ऑक्जेलिक एसिड या मोहर साल्ट की मदद से
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रेंथ पता करना होता है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमें स्ट्रेंथ पता करना होता है, तो उसके लिए आइदर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड यूज करते हैं, या तो जो है कि हम यूज करते हैं मोहर साल्ट, ठीक है। अब मोहर साल्ट के बारे में सब कुछ हमें पता है, उसकी स्ट्रेंथ पता है, उसका वॉल्यूम पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जो हमारा अननोन सोल्यूशन होता है उसका हमें केवल वॉल्यूम पता होता है, ठीक है। लेकिन उसका हमें जो है कि न नॉर्मेलिटी पता होती है, न मोलरिटी पता होती है, ठीक है। तो वहां पे हम टाइट्रेशन करते हैं। तो जो हमारा अननोन सोल्यूशन है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, तो उसको हम पीपेट के अंदर लेते हैं। ये सॉरी, ब्यूरेट एक होता है, पतली लंबी सी पाइप, कभी लैब में गए होंगे तो दिखा होगा, एक पतली सी ट्यूब होती है, और भी पतली ट्यूब होती है, एकदम पतली सी ट्यूब होती है, इसके नीचे टैब लगा होता है, और यहाँ पे जो है मेजरिंग किया हुआ रहता है। थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में बता देते हैं। कहते हैं, देखा है ये लैब में? और यस सर, इसको हम लोग देखे हैं, इसको हम क्या है ब्यूरेट? इसको हम लोग एक स्टैंड से लगा देते हैं, और ये हमारा है ब्यूरेट, ठीक है। और इसमें ये हमारा स्टैंड है, इसमें हमारा होता है अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन यहाँ 0 से भरा होता है, 0 से लेके यहाँ तक हम एटलीस्ट मान लो 60 ml तक की क्षमता हो सकती है इसकी, या 25 ml तक मिल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेंथ का ये आता है। इसमें अननोन सॉल्यूशन लेते हैं। सपोज कि ये हमारा KMnO4 है, KMnO4 जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर। टाइट्रेशन में इंडिकेटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल्फ इंडिकेटर ये बताता है कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इंडिकेटर का कलर जैसे ही परमानेंटली चेंज हो जाता है, वैसे ही पता लग जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वो हमारा एंड पॉइंट है। इसलिए अगर जिसमें इंडिकेटर नहीं होता है, तो उसके लिए हम अलग से इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे कि मेथिलीन ब्लू होता है, सॉरी मेथिल ऑरेंज होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फेनाप्थेलीन होता है। तो वो सब जो है कि हम हायर लेवल पे ज्यादातर यूज करते हैं। यहाँ लैब में हम लोग को केवल ऑक्जेलिक एसिड और मोअर साल्ट की मदद से KMnO4 का पता करना होता है। तो KMnO4 का जो है कि पहले से ही वो एक सेल्फ इंडिकेटर है, तो अलग से हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इस इंडिकेटर की मदद से हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, अब हमें टाइट्रेशन को रोक देना है, ठीक है। इसलिए इंडिकेटर यूज किया जाता है। और एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग जो है एक, ये कोनिकल फ्लास्क देखा होगा, लैब के अंदर ये होता है कोनिकल फ्लास्क। पता नहीं कब लैब में जाना होगा। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। और इसमें हम एक पीपेट, एक पतली सी पाइप होती है, बीच में थोड़ी उभरी सी होती है, ये जो 20 ml, 25 ml, 10 ml, अलग अलग रेंज का ये होता है, इसको पीपेट कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा इसके अंदर जो होता है वो नॉन सोल्यूशन होता है। इसको सर विवेक एडमिट करने के लिए बोल रहा है। क्यों, कहाँ चला गया था वो?
सर बोल रहा था नेटवर्क नहीं मिल रहा था। ओके चलो ठीक है। अभी यहाँ पे 31 थे लोग, नेटवर्क की वजह से चले जा रहे हैं। अब देखो ध्यान दो, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन का ये एप्लीकेशन करते हैं टाइट्रेशन के थ्रू, जो है किसी अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करने के लिए। तो हम यहाँ पे नोन सॉल्यूशन ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, ऑक्जेलिक एसिड। अब इसको नोन क्यों कहते हैं? अब ये हमको सपोज n/20 मिला है, n/20, और इसका ml वॉल्यूम जान गए, इसका स्ट्रेंथ भी हम जान रहे हैं, इसका वॉल्यूम भी जान रहे हैं 20 ml, इसका वॉल्यूम जान रहे हैं 20 ml। ठीक है। अब जब हमें टाइट्रेशन करना शुरू करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? टाइट्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां तक इसको 0 तक जो है कि KMnO4 भर लेंगे इसके अंदर। ये KMnO4 इसके अंदर भरा होगा, ठीक है। और यहाँ पे टैब लगी होगी और उस टैब को हम बंद कर देंगे, ये टैब बंद है। और इसके अंदर 20 ml माउथ से सक करके, ये पाइप की तरह से होता है तो हम ऐसे माउथ से सक करते हैं, सक करके 20 ml ले लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन, यहाँ पे निशान बना रहता है, यहाँ तक इसको 20 ml ले करके इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर जो लिक्विड है इसको इसमें ट्रांसफर कर दें कोनिकल फ्लास्क में, और कोनिकल फ्लास्क में ये हमारा नॉन सॉल्यूशन 20 ml आ जाएगा। ये हमें पता लग गया कि हमारा ये 20 ml है, ठीक है। अब इस 20 ml को लेकर के इसके नीचे रख देंगे, इस फ्लास्क को हम इसके नीचे रख देंगे, ठीक है। और धीरे धीरे इस टैप को खोलेंगे, इस टैप को हम खोलेंगे, बूंद बूंद करके ये यहाँ पे गिरेगा। अब जैसे ही ये जो सॉल्यूशन होता है हमारा अननोन सॉल्यूशन कलरलेस होता है, कलरलेस, ये हमारा कलरलेस होता है। जैसे इस सॉल्यूशन का कलर एकदम लाइट पिंक होता है, एकदम लाइटेस्ट पिंक, परमानेंटली लाइटेस्ट पिंक हो जाता है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पे रीडिंग हम पता कर लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे मान लो ये लगभग यहाँ पे 10 ml के पास आया, 10 ml, ठीक है। 10 ml सर क्या आवाज आ रही है? 10 आपकी ml वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा, मुझे बराबर आ रही है सर। चलो ठीक है। तो देखो अब सपोज करो कि यहाँ 10 ml के आसपास आकर के जो है कि 10 ml आया, 10 ml पे परमानेंट कलर आ गया यहाँ पे, तो हमें इसका वॉल्यूम तो पता हो गया। तो हमें वॉल्यूम इसका पता लगा अननोन वाले का 10 ml, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी कितनी ये नहीं पता लगी। तो अब हम क्या करेंगे, N1V1 N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाएंगे, ठीक है। अब यहां से सपोज ये हमारा V1 है, ये N1 है, सपोज ये हमारा यहाँ पे N2 है, ये V2 है, तो यहां से हम N की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। N की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, N की वैल्यू निकालने के बाद हमें जो है कि स्ट्रेंथ अगर निकालना है, स्ट्रेंथ, तो N इंटू एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आप KMnO4 रख देंगे, 158 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हमारा ग्राम पर लीटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें और करना होता है, ये जो हम एंड पॉइंट निकालें जैसे 10 ml, तो ये कंटिन्यूअसली 3 बार हमें 10 ml लाना होता है, और उसके लिए हम 3 बार जो है 20 ml इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर हम 20 ml तो डालते ही हैं, प्लस इसके अंदर 10 ml H2SO4 भी डाल देते हैं, SO4, ठीक है। एसिडिक मीडियम बना करके यहाँ पे रख देते हैं, फिर इसके ऊपर से इसको गिराते जाते हैं, पिंक कलर चेंज आ जाता है,
तो इस तरह से हम रेडॉक्स रिएक्शन का लैब के अंदर जो है यूज करते हैं टाइट्रेशन करने के लिए। और टाइट्रेशन में क्या होता है कि किसी अननोन सॉल्यूशन का जो है कि हम किसी स्टैंडर्ड नोन सॉल्यूशन की सहायता से उसका स्ट्रेंथ पता करते हैं, उसकी नॉर्मेलिटी पता करते हैं। तो ये इसका यूज हम लोग लैब के अंदर करते हैं। ठीक है, ये हम लोग जान गए यहाँ पे। तो अब जब लैब में करना होगा तो हम लोग इसको करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से ही हम जो है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा 10th में। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? सीरीज ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोटेंशियल के आधार पे होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जान लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है, क्योंकि लैब में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी और हम लोग इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। आवाज आ रही है सबको? चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग हमारा एक नया टॉपिक यहाँ पे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम लोग 10th में पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो सीरीज है, जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये बेस्ड है अपॉन द रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज बेस्ड अपॉन द it is a series of elements which is arranged in decreasing or are increasing reduction potential ये एक सीरीज है एलिमेंट्स का जो कि अरेंज किया गया है, अरेंज इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर लगाया। कभी कभी बुक में देखा होगा कि वो सीरीज माइनस से प्लस की ओर है, कभी देखोगे किसी बुक में प्लस से माइनस की ओर दिया हुआ है। तो ये सीरीज में जो है कि एलिमेंट को इसलिए ऐसा लगाया गया है ताकि हमको ये पता लगे कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन किसके साथ नहीं रिएक्शन करेगा। अब इस सीरीज का, इस रिडक्शन रिएक्शन का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें ये सीरीज पता है तो हम ये जान जाएंगे कौन सा केमिकल किस बर्तन में रखा जाए, किस बर्तन में न रखा जाए। बात समझ आए? कि पता चले कि अगर मान लो तुम जिंक सल्फेट, कोई जिंक का बर्तन है, जस्ते का बर्तन है, और उस जस्ते के बर्तन में तुमने कॉपर सल्फेट डाल दिया। जस्ते के बर्तन में जिंक क्या है? जस्ता। जस्ते के बर्तन में अगर कॉपर सल्फेट डाल दिया तो क्या होगा? अगर हमें पता नहीं है तो हम तो रख देंगे, और रखने के बाद क्या होगा कि थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उस बर्तन के अंदर छेद हो गए और कॉपर सल्फेट जो है बाहर की ओर बाहर आए। ठीक है, तो हमें इसके थ्रू ये पता लगता है, हम जो है कि कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट को रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। इसी तरह से सिल्वर अगर है उसको हम गोल्ड के साथ रख देंगे तो पूरा हमारा गोल्ड खराब हो जाएगा, पूरा गोल्ड हमारा खराब हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट है, समझ आए। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल या रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पे जो है इस केमिकल सीरीज को बनाया गया, ताकि हम इसको जान सकें कि लाइफ में किस चीज को किसके साथ रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये सारी चीजें हमको पता लग जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट की बनाई गई है वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। अब हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे हम जो लिखेंगे उसको आप नोट करेंगे, हम वहां माइनस से प्लस की ओर लिख रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर लिख रहे हैं, ठीक है। अब बुक में जो दिया होगा वो प्लस से माइनस की ओर दिया होगा, तो हम खाली एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है। हमने इतने एलिमेंट की एक सीरीज बना दी है। अब ये सीरीज ऊपर से नीचे की ओर है, हमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब इस सीरीज के बारे में हम लोग इतने एलिमेंट हैं, अब इनको इन एलिमेंट के साथ हमें क्या क्या चीजें जाननी है, आज जो है कि आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे। कल हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये किस तरह से ये वर्क करती है, ठीक है। ये जो सीरीज है किस तरह से वर्क करती है, किस बेस पे बनी है, रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, और इस रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम जान जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ नई जानकारी।